हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग गर्ल्स। आज हम यूनिट 5 कवर करने वाले हैं। बहुत छोटी यूनिट है, वही 4 टॉपिक है, घुमा फिरा के उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आना है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एंड साइबर लॉज। तो आइए सिलेबस देखते हैं। नीड फॉर एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, उसकी नीड क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंडिया साइबर लॉ, ये क्या है, जो 2 मार्क्स में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ डिजिटल एंड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज़, ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट कंप्लीट करते हैं अपनी यूनिट और फटाफट अपना साइबर सिक्योरिटी पूरा फिनिश कर लेते हैं। बिफोर आई बिगिन मैं आपको बता दूँ, हमारी प्लेलिस्ट में हमने 1, 2, 3, 4 सारी यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट से एक्सेस कर लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए। बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही जितना आपको एग्जामिनेशन के लिए पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है हमने उतना कवर कर रखा है। साथ में हम नोट्स भी दे देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी. Information security policy, often referred as ISP, is a crucial for both organization and individuals. ये मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नाम से आगे पहले समझते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमने पढ़ा था यूनिट 1 में। अब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसी लेकर आए हैं। मतलब ऑब्वियसली इट्स समथिंग रिलेटेड टू लॉ। इज क्रूशियल फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा and ensure the integrity, confidentiality and availability of information. बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, देखिए थोड़ा स्लो कर लेते हैं। इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, हम किस लिए पॉलिसी आई है आपकी सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू इंश्योर द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आइए हम पढ़ते हैं ISP फॉर ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट एंड देन ISP फॉर इंडिविजुअल्स। ISP फॉर ऑर्गेनाइजेशन में द फर्स्ट टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट. An ISP helps identify potential risk and threat to the organization's data and outlines measures to mitigate them. Compliance. An ISP ensures that the organization complies with the laws and standards, avoiding penalties and legal issues. Data protection, incident response and employee awareness. ठीक है, तो सिंपली हम पढ़ क्या रहे हैं, ISP क्या है, वो पोटेंशियल रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, और आउटलाइंस मेजर्स टू मिटिगेट देम. मिटिगेट मीन्स टू अवॉइड देम, और क्या क्या मतलब बताते हैं कि पोटेंशियल रिस्क क्या है और कौन कौन से मेजर्स आप ले सकते हैं उनको अवॉइड करने के लिए, मतलब आपको वो रिस्क और वो इश्यूज़ ना हो वो इसके लिए. डेटा, फिर कंप्लायंस, इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइज विद लॉज एंड स्टैंडर्ड, अवॉइडिंग पेनल्टीज एंड लीगल इश्यूज़. ठीक है, ये भी इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से जो लीगली है वही काम करे, कोई अनलीगल काम ना करे, अनलॉफुल काम ना करे. सेट्स गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ISP ऑर्गेनाइजेशन पे गाइडलाइंस देता है कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, स्टोर करना है और ट्रांसमिट करना है. मतलब कि आप किसी को भी डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी डेटा का नहीं कर सकते हैं. अगर किसी इंडिविजुअल ने आपको ट्रस्ट करके अपना डेटा दिया है तो किस तरह से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेफ गार्डिंग अगेंस्ट डेटा लॉस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट, मिनिमाइजिंग डैमेज एंड रिकवरिंग फ्रॉम ब्रीचेस इफेक्टिवली. एजुकेट एम्प्लॉयज अबाउट द रूल्स इन प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग सिक्योरिटी पॉलिसीज. तो ये हमने पढ़ लिया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, सबसे पहले तो उनको अपने रूल के बारे में एजुकेट कीजिए कि इंफॉर्मेशन वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उनको देन कंसिक्वेंसेज के बारे में बताइए कि अगर वो इन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो इट को लीड टू उनको कंपनी से निकाल सकते हैं, और बाकी समझ आप लोग समझ रहे हैं. ठीक है. ISP फॉर इंडिविजुअल्स. Personal data protection helps individuals understand how to protect their personal information such as financial details and private communications from theft or misuse. Helps individuals understand how to protect personal information such as financial thefts and from theft or misuse. It provides a guideline on safe practices. मतलब देखो यार, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में ये कवर करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ISP ने बता दिया कि आपका पोटेंशियल रिस्क क्या है, वो कौन कौन से मेजर्स हैं जिनसे आपको बचना है. देन आपको लीगली सारे रूल्स से अबाइड करना है. आप जो गाइडलाइंस इंश्योर करता है कि किस तरह डेटा को हैंडल करना है, स्टोर करना है, ट्रांसमिट करना है. एंड देन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो ब्रीचेस से किस तरह से इफेक्टिवली रिकवर करना है उसमें हेल्प करेगा. ठीक है. एजुकेट एम्प्लॉय अबाउट द रोल्स इन प्रोटेक्टिंग, और एम्प्लॉय को एजुकेट करना कि उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रोटेक्टिंग डेटा, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये सारी चीज़ें ब्रीच होती हैं तो. और इंडिविजुअल के केस में
कि किस तरह से अपना पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में बताता है। फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, प्राइवेट कम्युनिकेशन, थेफ्ट ऑफ मिसयूज़ के बारे में। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड सेफ प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन एक्टिविटीज़। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किस तरह से सेफली ऑनलाइन अपने आप को अपना मतलब सर्व करना है। सच एज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए, 2FA यूज़ कीजिए, फिशिंग को अवॉइड कीजिए, स्कैम्स को अवॉइड कीजिए, और पर्सनल डिवाइसेस को सिक्योरली मैनेज करके रखिए। एजुकेट्स इंडिविजुअल्स अबाउट द प्राइवेसी राइट्स एंड हाउ टू मैनेज देयर डिजिटल फुटप्रिंट्स। आपकी राइट्स क्या क्या हैं आपको पता होना चाहिए, सो दैट अगर आपके साथ कभी कोई क्राइम हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइट्स क्या क्या हैं। आपको अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में मैनेजिंग आना चाहिए। फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? फुटप्रिंट से पता कर सकते हैं कि कोई कहाँ से कहाँ गया। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। लाइक प्राइवेसी सेटिंग्स में आता है आपका प्रोफाइल पब्लिक है, प्राइवेट है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको एक्टिवली यूज़ करनी चाहिए अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। It encourages individuals to report any security incidents or suspicious activities promptly. It highlights the role of individuals in maintaining security, reinforcing the idea that everyone has a part to play in protecting information. ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन साइबर लॉ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंडियन साइबर लॉ प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ रेगुलेशंस एंड स्टैट्यूट्स designed to address issues related to digital communication. साइबर क्राइम, डेटा प्रोटेक्शन क्या है? इंडियन साइबर लॉ के अंदर हम ऐसी इश्यूज़, डिजिटल इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं जिसमें आपका डिजिटल कम्युनिकेशन, आपने डिजिटली जितना भी कम्युनिकेट किया, साइबर क्राइम, डेटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, इनके बारे में बताया गया है। द लीगल फ्रेमवर्क इज़ आउटलाइंड इन सेवरल की लेजिस्लेशंस। तो इंडियन साइबर लॉ के अंदर बहुत सारे अलग अलग लॉज आते हैं। जैसे आपको मैं यूनिट 1 में बता रही थी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, IPC, इंडियन पीनल कोड। अब हम सभी को बारे में फटाफट पढ़ेंगे। इतना कंटेंट मोर देन इनफ है। आपको क्या करना है, आपको बस अपने दिमाग में रखना है, एंड देन व्हेन यू गेट द पेपर आपको फटाफट उसको एक्सपैंड करके लिखना होता है बाय गिविंग एग्जाम्पल रेफरेंसेस, जो मुझे लगता है आप इस सीरीज़ को देखने के बाद तो डेफिनेटली खुद से लिख पाएंगे। So overview, this is the main law governing cyber activities in India. It was enacted to provide a legal framework for electronic governance by giving recognition to electronic records and digital signatures. Key provisions: validates contracts formed electronically, provides legal recognition to digital signatures and electronic records, defines and penalizes offenses such as hacking, identity theft and data theft, establishes a tribunal to handle disputes and appeals related to cyber issues. ठीक है, इसमें हम सिंपली आप एक बार इसको रीड भी करेंगे तो इसकी की प्रोविजंस, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको समझ में आ जाएगा। कि प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, डिफाइंस एंड पेनलाइजेस ऑफेंसेस इज हैकिंग। पहले तो ये डिफ़ाइन करता है कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, मतलब वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, उनको किस से डिफ़ाइन किया जाता है। देन अगर ये ऑफेंसेस किए जाते हैं तो इनके अगेंस्ट पनिशमेंट इशूड है इनके में। इस्टेब्लिशेज अ ट्रिब्यूनल टू हैंडल डिस्प्यूट्स एंड अपील्स रिलेटेड टू साइबर इशूज़। ठीक है, अमेंडमेंट्स वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, और किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्ट हैज़ बिन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू एड्रेस इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स एंड इशूज़, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शंस रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी एंड साइबर ऑफेंसेस। पहले इसमें ये वाला सेक्शन डेटा प्राइवेसी और साइबर ऑफेंसेस का नहीं था, जो बाद में फाइनली ऐड कर दिया गया था। आइए पढ़ते हैं IPC। एक फन फैक्ट है, जिसको भी क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया पता, मतलब उन्होंने देखा होगा बचपन में, और उनको पता होगा IPC की धारा कितनी बार लगती थी। आइए उस IPC के बारे में पढ़ते हैं आज। द इंडियन पीनल कोड IPC, while not specifically a cyber law, several sections of the IPC apply to cyber crimes. For example, sections related to fraud, theft and defamation can be relevant to the context of cyber offenses. ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, ये सब हम इंडियन साइबर लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। और इंडियन साइबर लॉ, लेट मी टेल यू, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि 7 मार्क्स का आना ही आना है, 2 मार्क्स भी आ जाता है। ठीक है, 2008, this amendment expanded the scope to the IT Act, adding provisions to address new technological advancements and cyber crimes. Defines and penalizes cyber terrorism and introduces measures for data protection and privacy, sets rules for the liability of
intermediaries like ISPs and social media platforms. द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ऐसा प्रपोज किया गया है, अभी तक ये लॉ आया नहीं है. दिस बिल एम्स टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया, या फिर अगर आ गया हो तो प्लीज़ डू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. सिमिलर टू द जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट GDPR इन द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, तो इट्स जस्ट अ वन टाइम रीड, जो आप अगर एक बार रीड कर लेंगे तो यू विल गेट थ्रू इट. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Objective and scope of the Digital Personal Data Protection Act 2023. ठीक है, is a landmark piece of legislation in India designed to enhance the protection of personal data and establish a framework for its management. प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, इस एक्ट के थ्रू आपकी पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है. इंडिविजुअल्स, आपका मिसयूज़ ना हो पाए, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए, कोई ब्रीचेस ना हो पाए. इंश्योर दैट पर्सनल डेटा इज प्रोसेस्ड इन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर मैनर. अगर आपका डेटा प्रोसेस्ड भी हो रहा है तो वो एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर मैनर में हो. एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, द एक्ट सीक्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स बाय ग्रांटिंग देम राइट्स ओवर देयर पर्सनल डेटा, इंक्लूडिंग द राइट टू एक्सेस, करेक्शन और आप डेटा इरेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस, इट एस्टैब्लिशेस ऑब्लिगेशंस फॉर डेटा फिडुसरीज. It establishes obligations for data organizations that collect and process data. अच्छा, आप to ensure compliance with data protection standard, this includes implementing measures for data security and breach modification, obtaining consent. Regulation and oversight. The Act aims to create a regulatory framework for overseeing data processing activities and enforcing compliance. It establishes the Data Protection Act to handle grievances and ensure adherence to the Act. इससे पहले हम इसे आगे कवर करें, लेट मी टेल यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस यूनिट से आते हैं. सो आइए हम उनको एक बार गो थ्रू करते हैं. सबसे पहले इंडियन साइबर लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए आ जाता है, और ये जो 3 वर्ड्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे, व्हाट इज़ कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स एज वेल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एस्पेक्ट, जो आपको बताती हूँ कि ऐसे डिफ़ाइन करने क्या आ सकता है कि कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है. और लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि आपको यही एक्सप्लेन करने में आ जाए तीनों साथ में. ठीक है, एंड देन दिस टॉपिक हम जो करेंटली पढ़ रहे हैं ये भी 7 मार्क का क्वेश्चन है. डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ, आई थिंक ये फर्स्ट इंडिया क्वेश्चन है. सो व्हाट इज़ साइबर लॉ, हमें साइबर लॉ की ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कोप क्या है, गिव द ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद 2 मार्कर एज वेल एज 7 मार्कर क्वेश्चन आता है. सो गिव द ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया. ठीक है, ये 7 मार्कर है, और इसका 2 मार्कर क्वेश्चन आता है डिफाइन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द साइबर स्पेस, किस तरह से डिफाइन होता है, और एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेन सम इशूज़ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस. सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आ जाते हैं पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में, और नीड क्या होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की. ठीक है, एंड एक्सप्लेन अबाउट द कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स एंड IPR इशूज़. ठीक है, आइए तो हम फटाफट आगे का कवर करते हैं. द डिजिटल, हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि मतलब देखो किसी भी एक्ट की डिफाइन करना है कि वो एक्ट किस तरह से एक बहुत ही लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन था. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि देन इसका स्कोप क्या क्या है. ठीक है, आपको किसी भी एक्ट के बारे में उसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखना होता है, उसके स्कोप को लिखना होता है. इतनी सारी स्कोप्स हैं, आप उसमें से कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं. आपको इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिखना है, जस्ट रीड द पॉइंट्स, और जो भी आपको ईजी लगते हैं आप 2 से 3 स्कोप को लिख सकते हैं एंड जस्ट एक्सप्लेन देम. ठीक है, एंड यू कैन रीड इट, सिर्फ रीडिंग का वर्क है. सो हियर वी हैव कवर्ड दिस DPDPA 2023. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज़ refers to creations of the mind. अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इट रेफर्स टू द क्रिएशंस
of the mind, such as inventions, literary and artistic works, designs, symbols, names, and images used in commerce. It is a legal concept that grants creators and inventors exclusive rights. मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई मूवी बनती है तो वो उस डायरेक्टर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. किसी ने अगर कोई सॉन्ग बनाया तो वो सिंगर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कंपोजर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. तो इन प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स दी जाती हैं सो दैट इनकी प्रॉपर्टी को कोई और अपना दिखाकर जो प्लेजरिज्म होता है उस तरह से यूज़ ना कर पाए या फिर कोई मिसयूज़ ना कर पाए. ठीक है. इसमें आते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स. तो इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है. तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बारे में आगे पढ़ेंगे. उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ क्या आती हैं. इन्फ्रिंजमेंट, अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहा है, उसको अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा है. मान लीजिए आपने भी कई बार ऐसे किया होगा या फिर यूज़ किया होगा वेबसाइट से कि कोई एक बुक है जिसकी ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है. मान लीजिए बुक 300, 400, 500 रुपीज़ की है, क्योंकि वो ऑथर ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम देकर इन्वेस्ट करके उसको लिख रखा है, बट उसका चीप वर्जन अवेलेबल है इंटरनेट पे या फिर कहीं बिक रहा है. तो रिप्रोडक्शन ऑफ आईपी कैन लीड टू लीगल डिस्प्यूट्स. Infringement issues may arise when someone uses a patented invention, trademark, copyright work or trade secret without permission. Ownership dispute आ सकता है. ठीक है. Licensing and royalties, agreements involving terms and use of compliance with licensing terms. Counterfeiting and piracy. Counterfeiting मतलब कि एक बहुत ही मतलब किसी भी अच्छे प्रोडक्ट की चीप फेक कॉपीज़ बनाना, bearing a trademark, while piracy involves unauthorized copy of copyrighted works. Both issues can damage brand reputation and financial performance. Intellectual property legislation in India. Patent Act 1970. The Patent Act 1970 governs the grant of patent for inventions in India. It has been amended multiple times to address new challenges and align with international standards. Defines that constitutes a patentable invention, including criteria of novelty, incentive, and industrial applicability. पेटेंट जनरली 20 ईयर के स्पैन के लिए ग्रांट किया जाता है फ्रॉम द फाइलिंग डेट, सब्जेक्ट टू पेमेंट्स फॉर रिन्यूअल फीस. Provides for compulsory licensing in certain circumstances where a patented information is not being worked in India but is not available to the public at an affordable price. The Controller General of Patent designs and trademark as gaining patents for managing. ठीक है. Copyright. The Copyright Act of 1957 provides protecting for original, आपका जो भी original work है उसको protect करता है. It has been amended several times including major amendments in 2012 to align with international standards. Includes books, music, film, software, paintings. बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर. क्या क्या राइट्स ग्रांट किए गए आप वो पढ़ सकते हैं, किस ड्यूरेशन तक है, मोरल राइट्स क्या क्या है, कॉपीराइट ऑफिस, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं. द लास्ट टॉपिक इज ट्रेडमार्क. द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999. तो जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं प्लीज़ गो थ्रू इट. बाकी द इंटायर यूनिट इज़ जस्ट थ्योरी है, इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप इसको ईजिली गो थ्रू कर सकते हैं. बट अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आई कैन टेल यू वंस अगेन. तो हम एक बार रीड कर लेते हैं. The Trademark Act of 1999 governs the registration and production of trademarks in India. It replaced the earlier Trade and Merchandise Act of 1958. ठीक है. मतलब देखिए, आप समझिए कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए टर्म्स हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल का तो मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि समथिंग रिलेटेड टू माइंड, इंटेलेक्ट. ठीक है. प्रॉपर्टी जो कोई ओन करता है, जो किसी की होती है. ठीक है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जिसमें हमने म्यूज़िक और बाकी अलग लिटरेरी पीसेस या फिर कुछ भी ऐसे समझाया आपको, तो उसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आते हैं. तो देयर आर डिफरेंट एक्ट्स जो आए थे समय के साथ, उनमें अमेंडमेंट्स हुए, जैसे कि 1999 वाला इसी एक्ट का अपडेटेड वर्जन है, अमेंडेड वर्जन है. प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स दैट डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विसेज और वन बिजनेस फ्रॉम अनदर बिजनेस. ये ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है जो एक सर्विस को दूसरी सर्विस से डिफरेंशिएट करता है. ट्रेडमार्क मतलब आप समझ गए होंगे. ग्रांट्स द ओनर एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज़ द ट्रेडमार्क एंड टू प्रिवेंट अदर्स. वो ट्रेडमार्क से वो ओनर यूज़ कर सकता है. जैसे ब्रिटानिया की बिस्किट के ऊपर ब्रिटानिया लिखना,
वो उसका ट्रेडमार्क है, चाहे वो उनकी कितनी भी वेराइटीज़ निकाल दें बिस्किट्स की, बट ब्रिटानिया इज़ अ ट्रेडमार्क। वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, कोई और उनके अलावा यूज़ नहीं कर सकता है। इसका ड्यूरेशन 10 साल का होता है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रीन्यूएबल, और इसको हर 10 साल में रीन्यू करा सकते हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन 10 साल का होता है। अलाउज फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट इंक्लूडिंग इंजक्शंस एंड डैमेजेस। द ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री पार्ट ऑफ द ऑफिस कंट्रोलर जनरल। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसको। देन वी हैव द कॉपीराइट, जिसमें आप कॉपीराइट आपने पढ़ा होगा। द कॉपीराइट इज़ ऑथराइज्ड फॉर 60+ ईयर्स। पेटेंट 20 ईयर्स के लिए करते हैं, बाकी आप इनको कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी इश्यूज़ हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ डू लिस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय।